तो अगर हम बात करें, मतलब आपके जो टॉपिक है वो क्या है, द्रवों का प्रसार है। ठीक है, हमने ठोसों का प्रसार हमने देख लिया, ऐसे द्रवों का प्रसार जो होता है। देखो एक चीज वही ध्यान रखें कि अगर हम कोई भी लिक्विड है, मतलब सबस्टेंस, ठोस द्रव गैस कुछ भी है, अगर हम ताप देते हैं ना तो उसका आयतन बढ़ता है हमेशा, चाहे वो ठोस हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो तुम्हारा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर हम यहाँ बात करें इसकी मतलब द्रवों के प्रसार की, तो द्रवों में जो होता है, द्रवों की अगर हम कहानी पढ़े तो हमने वो पढ़ रखा है, इनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित, और आकार होता है इसका अनिश्चित। दो कंडीशन है। अगर हम द्रव में बात करें, जो द्रवों का आकार होता है प्लस जो आयतन होता है, आयतन तो होता है निश्चित, और अगर हम बात करें आकार होता है अनिश्चित। क्यों होता है उसको भी समझे। देखो जो द्रव है, अगर मान लो आपने एक बर्तन में फ्लास्क में किया हुआ है तो फ्लास्क का रूप ले लेगा, उसे आप टब में कर दो तो टब का रूप ले लेगा, जिसमें भी कर दोगे आप उसी का रूप ले लेता है। तो आकार चेंज हो सकता है और आयतन निश्चित होगा, यानी कि आयतन निश्चित ही रहेगा। बात हम यहाँ करें आयतन की, तो आयतन क्या होता है, अगर वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा। सही है। अगर हम यहाँ बात करें तो अगर हम द्रवों में ताप देते हैं तो द्रवों में ताप देने पर केवल आयतन प्रसार होता है। अगर हम बात करें द्रवों में, तो द्रवों में अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो केवल क्या होगा, आयतन प्रसार होगा। ठीक है, और आयतन प्रसार कैसा होगा, वो भी 2 प्रकार का होगा। अगर आपके पास बर्तन है और बर्तन को आपने टेम्परेचर दिया, तो बर्तन क्या है आपके पास, सॉलिड, और सॉलिड में आपने बहुत अच्छे से कंडीशन पढ़ रखी है कि अगर आप सॉलिड को टेम्परेचर दोगे तो उसका रेखीय प्रसार होना है या क्षेत्रीय प्रसार होना है या फिर उसका आयतन प्रसार होना है, एक तो होगा और वो जरूर होगा। यहाँ पे कंडीशन यही है कि अगर हम बात करें द्रवों की, तो द्रवों में क्या होता है, अगर द्रव किसी बर्तन में है, फ्लास्क में है, जो द्रव होता है, द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है। मतलब द्रवों में केवल क्या होता है, आयतन प्रसार होता है। अब जब आयतन प्रसार होगा, अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करना, हालांकि ये तुम्हें ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देगी, अगर आप घर पे किसी बर्तन में किसी द्रव को गर्म कर रहे हो, लाइक सपोज दैट आपने एक टब लिया, भगोना लिया है ना, उसमें क्या भर दिया, पानी भरा। तो मुझे ये बताओ, अगर आपने एक बोतल या कुछ भी टब यहाँ ऐसे रखा हुआ है, किसी बर्नर पर रखा हुआ है आपके पास, ठीक है, और ये फ्लेम है, आग जल रही है इसके आगे, ठीक है, और ये इस पे पानी है, इसमें अंदर क्या भरा हुआ है, जल। तो जायज सी बात है कि अगर आप जैसे टेम्परेचर दोगे तो सबसे पहले ताप किसे मिलेगा, बर्तन को। अब जब बर्तन को ताप मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू ठोसों की सिचुएशन वाली, ठोसों का प्रसार, तो वो क्या होगा तुम्हारा, जो यानी कि ठोस है, ठोसों में क्या होगा, आयतन प्रसार होगा या क्षेत्रीय प्रसार होगा। तो अकॉर्डिंग, देखो समझना यहाँ पे दोबारा से फिर से, जैसे टेम्परेचर मिला, पहले जो ताप मिलेगा वो बर्तन को मिलेगा, फिर जल को मिलेगा, इट मीन्स फिर द्रव को मिलेगा। तो जब बर्तन को मिलेगा तो बर्तन का क्या होगा, आयतन प्रसार होता है, तो बर्तन भी थोड़ा सा बढ़ता है, फिर उसके बाद द्रव को मिलता है, फिर द्रव का आयतन बढ़ता है। थोड़ा बात हजम नहीं होगी कि सर ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस देखो होगा, वो आप मेजर नहीं कर रहे बस उस चीज को, हल्का हल्का होगा, बस हल्का सा, आपकी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा वो। मतलब अगर देखो एक चीज तो है कि आपने एक टब में, भगोने में, पतीली में आपने क्या द्रव भर के रखा हुआ है, चाय, दूध, पानी, कुछ भी ले लो आप, तो सबसे पहले उसमें किसे मिलेगी, ताप किसे मिलेगा, बर्तन। अब जब बर्तन है तो बर्तन क्या है, ठोस। अब जैसे ताप दिया है तो ताप में क्या होगा, बर्तन का क्या होगा, प्रसार होगा। अब जब प्रसार होगा तो पहले बर्तन का आयतन बढ़ेगा, और जब बर्तन आयतन का बढ़ेगा, फिर जो जल अंदर लिक्विड है, कुछ भी, चाहे जल हो, चाय हो, दूध हो, कुछ भी लिक्विड है, उसको आयतन मिलेगा। तो जो हमारे पास होता है, अब वो वास्तव में तो होता है, लेकिन हमें बस आभास होता है उसका कि सच में नहीं हुआ है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस हो रहा है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि द्रव्यों में जो आयतन प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक। आभासी वही है जो हमें आभास हुआ है। तुम क्या बस नहीं सर हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि पतीली बड़ी हो गई, नहीं, वो केवल आभास हो रहा है साइंस के अकॉर्डिंग। आप बहुत सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो शायद आपको ऑब्जर्व हो थोड़ा बहुत, उनके मोलिक्यूल जो है थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। और जो आयतन है, आयतन के क्या होते हैं, जो अणु होते हैं पहले दूर दूर होते हैं, वे और ज्यादा हो जाएंगे तो इनका आयतन प्रसार और ज्यादा होता है। सही है। तो द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है। और अगर हम द्रव को किसी में फ्लास्क में द्रव को, जाहिर सी बात है यार, गर्म करेंगे तो किसी बर्तन में करना पड़ेगा, तो पहले ताप या उष्मा किसे मिलेगी, बर्तन को मिलेगी, फिर मिलती है द्रव को। तो कंडीशन यही है कि पहले बर्तन का प्रसार होता है, फिर द्रव का प्रसार होता है। तो जो द्रवों में प्रसार, आयतन प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक। जो आभासी है वो बर्तन का प्रसार हुआ है, और जो वास्तविक है वो द्रव का प्रसार हुआ है। ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें गैस की, गैसों का जो प्रसार है, गैसों का जो प्रसार है, क्योंकि गैसों के अंदर जो अणु होते हैं वे परबल आकर्षण बल की जगह क्या होते हैं, दुर्बल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। उन्हें जैसे तापमान दोगे आप, उनका प्रसार बहुत ज्यादा होता है, गैस को गर्म करने पे ज्यादा जाती है वे। बात वही है कि आप किसी भी सब्सटेंस को, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसे आप टेम्परेचर दोगे तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप यहाँ गैस को भी तापमान दोगे तो गैसों का भी आयतन बढ़ता है। गैसों का भी आयतन क्या होता है, बढ़ता है। हर एक चीज का आयतन बढ़ता है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ये दिमाग में सेट कर लो आप। ठीक है। बस यहाँ ये है, द्रवों में दो प्रकार का होता है, गैसों में क्या होता है, केवल आयतन प्रसार होता है, लेकिन ठोस और द्रव के अपेक्षा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं वे दुर्बल आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं। जैसे टेम्परेचर दोगे और ज्यादा दूर जाएंगे, गैस को गर्म करोगे ऊपर भगना स्टार्ट हो जाती है गैस। ठीक है। वो आपने देखा होगा एक चीज, हाँ, एक फिनोमिना डेली लाइफ का। आप जब साए वगैरह में गए होंगे तो हलवाई जो होते हैं वे क्या करते हैं, गैस सिलेंडर यूज करते हैं। तो जब वे गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो खल्ली सा हो जाता है, खाली हो गया, गैस खत्म होगी, तो वे क्या करते हैं, उसे गर्म पानी में रख देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गर्म पानी में रख दे रहे हैं, या ऊपर से गर्म पानी गिरते रहे हैं। वो इसलिए ये जो चावल वगैरह गर्म पानी रहता है वो उसमें गर्म पानी में रख देते हैं सर, खाली सिलेंडर को, कि खाली हो गया, पूरा निचोड़ ले उसके। तुमसे ज्यादा साइंस है उन हलवाइयों के पास। कैसे, वो उसने क्या करा, उस गर्म पानी में रखा। अब जब गर्म पानी में रखा तो उसका क्या हुआ, ताप बढ़ा। अब जब ताप बढ़ा तो गैस क्या करेगी, अपना आयतन बढ़ाएगी। जब आयतन बढ़ाएगी तो ऊपर को भागेगी, नहीं भागेगी, जैसे ही ऊपर को भागी तो पाइप के थ्रू बाहर निकल दी जाएगी और आजा बेटे झलक, फिर वो चलनी स्टार्ट हो जाती। तो जो हलवाई होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, साइंस लगाते हैं पूरा। तो वे क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने यानी कि ताप बढ़ाते हैं। ताप बढ़ाने पर गैसों का आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर भागेगी। जब ऊपर की ओर भागेगी तो पाइप के थ्रू आपकी जलने स्टार्ट हो जाती है, और वो बिल्कुल निचोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। सही है। तो अगर कभी घर में सिलेंडर खत्म हो जाए तो उसे गर्म पानी के आसपास, मतलब उसे टेम्परेचर देना, ऐसा ना आग जला के रख दो सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, कभी वो फाड़ दो से ऐसी कंफ्यूजन कर दो, ऐसे नहीं करना। तो आगे बात समझ में, डेली लाइफ का फिनोमिना क्या है। लेकिन मैंने इससे पहले भी बताया था, अगर हम द्रव्यों में बात करें, जल का असामान्य व्यवहार, एक टॉपिक है, जल का असामान्य व्यवहार। अब जल का असामान्य व्यवहार क्या है, देखो जाहिर सी बात है, सामान्य व्यवहार क्या, मैंने आपको कई बार बता दिया, कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस है उसे टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। लेकिन जल के साथ ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता वो समझना उस चीज को। जो जल है, जल को अगर 0 से 4 डिग्री तक आप गर्म करना स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है उसका आयतन बढ़ना चाहिए था। भाई जल है, बर्फ के रूप में 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जल को जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता। जल जो है ना वो क्या है, 0 से 4 डिग्री तक आयतन जो होता है जल का, जो आयतन है घटता है। जाहिर सी बात है, जबकि हमने पढ़ा कि बढ़ना चाहिए, लेकिन यो क्या है, इसका असामान्य व्यवहार है, आयतन घटता है। बट जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम गर्म करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ओर गर्म करते हैं, ऊपर 4 डिग्री से ज्यादा गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आयतन बढ़ता है। सही है, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा।
अब यहाँ पर सबसे खतरनाक बात यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है तो असामान्य व्यवहार ही तो है वो। यहाँ क्वेश्चन पूछने को आ जाए, आपके पास एक फॉर्मूला है घनत्व का, और घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब यह है कि जब घनत्व बढ़ता है तो आयतन घटता है, और घनत्व बढ़ता है तो आयतन घटता है, और अगर घनत्व घटता है तो आयतन बढ़ता है ना। सिंपल सी बात है यार, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इट मीन्स 0 से 4 डिग्री तक आप जैसे चलते चलते चले गए तो आयतन क्या हो गया? सबसे कम। जल का आयतन सबसे कम, जब आयतन कम तो घनत्व क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो एक नोट पॉइंट लिखो, नोट क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम, तथा जब आयतन सबसे कम है तो घनत्व क्या होगा? घनत्व अधिक या ज्यादा होता है। ये बहुत बार पूछने को आ जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है, और घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ये बहुत बार पूछने को आया हुआ है। सही है? देखो, जो उष्माधारिता है और विशिष्ट उष्माधारिता या विशिष्ट उष्मा, अब यहाँ पे सिंबल है, कभी कभी तुम्हें बुक में सी से प्रेजेंट कर देना, सी से उष्माधारिता कैपेसिटी को सी से प्रेजेंट कर दे, हीट कैपेसिटी बोलते हैं ना धारिता, तो सी से प्रेजेंट कर दे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से एस से प्रेजेंट कर दे, कैपिटल एस से। अदरवाइज किसी बुक में आपको सी से प्रेजेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सी कैपेसिटी यानी कि हीट कैपेसिटी। अब उष्माधारिता है क्या? अगर मैं एक शब्दों में बात करूं तो एक शब्दों में इसकी बात यह है कि उष्मा को धारण करने की जो क्षमता होती है वो उष्माधारिता कहलाती है। अगर एक वर्डिंग में बात करूं, या अगर मैं कहने लगूं कि मेरी रोटी खाने की क्षमता 4 है, तो वो क्या है? रोटी खाने की क्षमता, यानी कि 4 रोटी धारण करने की क्षमता। या अगर मैं बात करूं कि एक लड़का है और वो बारात में 10,000 रुपए की क्षमता रखता है, 10,000 रुपए उठाने की क्षमता रखता है, तो वो क्या है? उसकी पैसे उठाने की क्षमता। तो ऐसे किसी बंदे की, किसी द्रव की या किसी भी चीज की जो धारी उष्मा को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? हमारी उष्माधारिता। एक वर्ड में तो डेफिनेशन ये है इसकी। अब इसे जो प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं एस से, कैपिटल एस से, और एस बराबर होता है क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अब क्यू क्या है? यहाँ पर जो क्यू है वो आपकी उष्मा है, और डेल्टा टी क्या है? तापांतर। डेल्टा टी क्या है सागर? तापांतर। तो अगर हम यहां बात करें उष्माधारिता की तो एस बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी आ गया। ठीक है, अब यहां से इसकी डेफिनेशन बना लो। डेफिनेशन एक मैंने तुम्हें दे दी, उष्मा को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? हमारी उष्माधारिता। बट अगर हम टेम्परेचर दे, इफ दूसरी डेफिनेशन है डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, यदि डेल्टा टी यानी कि ताप जो हो जाए, ताप परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो एस बराबर देन कैपिटल एस इक्वल टू क्यू। इट मीन्स किसी पदार्थ को या किसी द्रव को, मैं पदार्थ बोल रहा हूं, पदार्थ में सब कुछ आया, किसी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पर जो भी उष्मा प्राप्त हुई है वही क्या है? हमारी उष्माधारिता। फिर से डेफिनेशन आप खुद बनाओगे, परिभाषा क्या होगी? या तो पहली परिभाषा लिख लो, उष्मा को धारण करने की क्षमता उष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, या आप दोबारा प्रेजेंट करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है एस बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू उष्मा है, डेल्टा टी तापांतर है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इफ यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस देन एस बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। अर्थात किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी गई है, किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी गई है वही क्या है? हमारी उष्माधारिता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी। अब अगर हम बात करें इसकी मात्रकों की, तो मात्रक चेक करते हैं इसी फॉर्मूले से, तो मात्रक निकालने हमारे बहुत अच्छे से आते हैं। एस इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा टी।
अब जो उष्मा है, उष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे कैलोरी लिख रहे हैं, तो इसका हो गया कैलोरी अपूर्ण में डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का प्रति सेल्सियस, तो कैलोरी प्रति सेल्सियस। भाई जाहिर सी बात है, डेल्टा टी तापमान का टाइम नहीं है, ताप है, तो इसका क्या होता है सेल्सियस, तो कैलोरी प्रति सेल्सियस या जूल प्रति सेल्सियस आप ये भी लिख सकते हैं, या कैलोरी की जगह जूल प्रति सेल्सियस। ठीक है, दो ताप इसके मात्रक आ गए। अगर हम बात करें विमा सूत्र की, जो उष्मा है वही ऊर्जा होती है। भाई जूल है मात्रक, तो जूल यानी कि उष्मा का मात्रक, ये विमा सूत्र क्या हो जाएगा, एस बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब क्यू जो है वो ऊर्जा ही है, उष्मा ही है, तो उसका ऊर्जा का होता है ml2T-2, और डेल्टा टी है यहाँ पे ताप, और ताप का होता है थीटा, ताप का होता है थीटा। थीटा जब ऊपर जाएगा तो आपके पास बनेगा ml2T-2, और थीटा ऊपर जाएगा थीटा माइनस, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये थी इसकी बात। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी ज्यादा है ये वाला, विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा धारिता, और इसे प्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। और इसके लिए अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, जब विमेय सूत्र पढ़े थे हमने, ये फॉर्मूला याद करा था, Q बराबर ms डेल्टा टी, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। यहां से आप स्मॉल एस की वैल्यू निकाल ले, स्मॉल एस की जब वैल्यू आप पुट करोगे, निकालोगे, तो आपके पास आएगी Q अपॉन में m डेल्टा टी। मतलब यहां पर द्रव्यमान भी एग्जिस्टेंस कर रहा है उस फॉर्मूले से। देखो वो था s बराबर Q अपॉन डेल्टा टी, यहां है स्मॉल s बराबर Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। अब इसकी अगर परिभाषा देनी है, तो आपको परिभाषा देने के लिए मानना पड़ेगा फिर से इफ क्या m इक्वल टू 1 ग्राम, अब हमें ग्राम मान रहे हैं 1 ग्राम, एंड डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, देन तब स्मॉल s इक्वल टू Q। अब परिभाषा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, क्या कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी जाती है वो क्या कहलाती है, हमारी विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, किसी पदार्थ के 1 ग्राम को, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापांतर 1 सेल्सियस बढ़ाने या घटाने, तापांतर तो ये होता है बढ़ाने या घटाने के लिए जो उष्मा दी जाती है या ली जाती है वो ही विशिष्ट उष्मा कहलाती है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, फिलहाल तो हम बढ़ा ही रहे हैं, बढ़ाने के लिए जो उष्मा दी जाती है वही क्या कहलाती है, हमारी विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके डेली लाइफ में तुम्हें फिनोमिना देखने को मिलेंगे। फिनोमिना होता है नहीं घटना। देखो अगर हम बात करें इसके मात्रक की, इस वाले की, तो मात्रक देखो फॉर्मूले से हम निकालेंगे यहाँ पर S इक्वल टू आपके पास है Q अपॉन में m डेल्टा टी। और देखो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर रखा है कैपिटल S है, ये स्मॉल s है, तो गलती मत करना, ये बड़ी लाइन है तो स्मॉल s है, वो बड़ा है, ये छोटा है तो इसे बड़े कैपिटल से प्रेजेंट कर रखा। स्मॉल s बराबर Q अपॉन m डेल्टा टी। Q का क्या हो गया, कैलोरी प्रति ग्राम इंटू सेल्सियस, या हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि जूल प्रति ग्राम इंटू सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अगर हम विमेय सूत्र की बात करें तो विमेय सूत्र क्या होगा इसका, विमम, तो S इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा टी, यहां से निकाल लेंगे तो Q का क्या होता है ml2T-2, और m का होता है m, और डेल्टा टी का होता है थीटा। m से m कैंसिल हो गया तो L2T-2, और थीटा ऊपर जाएगा थीटा माइनस 1। ये आ गया विमेय सूत्र, सही है। अगर हम यहां बात करें और एक चीज की, एक रिलेशन है इन दोनों में, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन बताता हूं मैं इधर। देखो कि आप उष्मा धारिता और विशिष्ट उष्मा धारिता में क्या संबंध है, मतलब S तथा स्मॉल s में समझ जाओगे उष्मा धारिता व विशिष्ट उष्मा धारिता में संबंध देखो मैं निकाल रहा हूं इस वाले फॉर्मूले से S, स्मॉल s इक्वल टू होता है Q अपॉन में m डेल्टा टी।
और आपने अभी पढ़ा Q अपॉन डेल्टा T, ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? कैपिटल S की। तो आप ये लिख सकते हो स्मॉल s इक्वल टू कैपिटल S अपॉन में m, या अदरवाइज आप ये लिख सकते हो s को यहीं छोड़ दें आप, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो m इंटू स्मॉल s, ये भी इसका मतलब है, ये रिलेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, यहां पर एक मैं तुम्हें फिनोमिना बताता हूं, फिर नोट कर लेना इसको, कि जो सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा है ज्ञात द्रवों में अभी तक, वो है जल की। अब सुनना यहां पर खास बात है, सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा जल की होती है। सबसे अधिक जो विशिष्ट उष्मा है वो किसकी होती है? जल की। और जल की विशिष्ट उष्मा कितनी है पता? 1। ये सबसे अधिक है, और कितनी है? 1 केवल। अब तुम कहो सर 1 ही बस? हाँ, सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा कितनी होती है? जल की होती है। वो कितनी होती है? स्मॉल s इक्वल टू 1 कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू सेल्सियस। 1 कैलोरी ग्राम प्रति, यानी कि 1 कैलोरी बटे ग्राम सेल्सियस। सबसे अधिक द्रवों में सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसकी होती है? जल की होती है। ठीक है, और कितनी होती है? 1 कैलोरी बटे ग्राम सेल्सियस। अब यहाँ क्वेश्चन पूछने को आता है कि रोगी की जो सिकाई होती है, वो क्या होती है? गर्म पानी की बोतल से करते हैं। बोतल में आप गर्म पानी भर लेते हैं, उससे करते हैं। भाई आपने कभी सोचा नहीं कि आप ये सोचते हो सर पानी मंदा मिलता होगा इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं कि एक काम करो, गरम गरम चाय कर लो, चाय सिकाई भी करेगा, फिर वो पी भी लेगा बेचारा मरीज। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि घर से एक काम करो ना, चाय गरम गरम दिया उसे, उसमें भर के, और फिर वो सिकाई भी कर लेगा, बाद में पी भी लेगा थोड़ी बहुत गर्म सी करके, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं करते हम। पानी अलग ले जाते हैं कि पानी से सिकाई अलग करो और चाय पीने के लिए आप अलग पियो। तो भाई रीजन है उसका, क्यों? द्रवों में सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसकी? जल की। अब उसका मतलब क्या है कि जल का 1 ग्राम, सुनना यहाँ पर जो भी परिभाषा दी थी, जल के 1 ग्राम को ठंडा होने के लिए, तापांतर करने के लिए सबसे अधिक उष्मा चाहिए। कितनी? 1 कैलोरी। यार मैंने अभी आपको बताया है, द्रवों में सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा किसकी है? जल की। तो जल का तापांतर बढ़ाना या घटाने के लिए सबसे ज्यादा उष्मा किसकी दी जाएगी? जल ही देगा, क्योंकि विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक किसकी? जल की। तो जल के 1 ग्राम की बात हो रही। जल का 1 ग्राम 1 सेल्सियस कम करने के लिए सबसे अधिक उष्मा लेता है जल का अणु। यानी कि जल के 1 ग्राम को ठंडा करने के लिए 1 कैलोरी उष्मा चाहिए, जो कि सबसे अधिक होती है, और इसीलिए जल सबसे अधिक देर में ठंडा होता है। आगे बात समझ में क्या है? क्वेश्चन ये है कि गर्म सिकाई क्यों करते हैं? रोगी की गर्म सिकाई गर्म पानी से इसलिए करते हैं क्योंकि जो जल की विशिष्ट उष्मा है वो सबसे अधिक है, और सबसे अधिक है तो सर जल को ठंडा होने के लिए सबसे अधिक कैलोरी की उष्मा की जरूरत होती है, जो हमारे वातावरण से ली जाती है। और वातावरण से सबसे अधिक उष्मा ली जाएगी तो वातावरण से सबसे देर में ठंडा करेगा। ठीक है। दूसरा फिनोमेना ये आता है, हम लोग गांव से हैं तो गांव से आपने पढ़ा होगा, जो किसान लोग होते हैं, जब सर्दियों में पाला पड़ता है तो वो क्या करते हैं? अपने खेतों में क्या भर देता है? पानी भर देता है ना? क्यों भरता है? क्योंकि जो आपके पास पाला है, पाला गिरता है 0 डिग्री पे या 0 डिग्री से कम पे। जो पाला गिरता है, पाला पड़ता है ना सर्दियों में, तो जो पाला पड़ता है वो 0 पाले को बोलते हैं बर्फ, तो 0 डिग्री पे या उससे कम के टेम्परेचर पे गिरता है। अब अगर किसान ने अपने खेत में पानी भर दिया है तो पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी? 1 डिग्री, है ना? अब जब 1 डिग्री है, वहां कब गिरेगा पाला? जब वहां का आसपास का तापमान क्या होना चाहिए? 0। अब जल वहां का तापमान 0 होने नहीं देने का, तो वहां पर पाला नहीं पड़ता, और जो हमारा किसान है वो क्या हो जाता है? उन्हें अपनी फसलों को पाले से बचा लेता है। वो यही फिनोमेना। चलो, जो तुम्हारा टॉपिक है वो क्या है? कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। अब कैलोरीमेट्री के सिद्धांत समझने के लिए कंडीशन समझना। देखो, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बहुत सिंपल सा है। कैलोरीमेट्री साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बताया कि अगर हम
दो विभिन्न टेम्परेचर वाली यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वाली अलग अलग तापमान वाली दो वस्तुओं को परस्पर मिला के रख दे, तो जाहिर सी बात है गर्म वस्तु ठंडी की ओर जाएगी और ठंडी वस्तु का तापमान था गर्म की ओर। मतलब सिंपल सी बात आप ये समझ सकते हो, अगर एक आपके पास गर्म वस्तु है रेड से मान ली, और आपके पास एक ठंडी वस्तु है और दोनों को बिल्कुल पास पास रख दो, तो गर्म वस्तु क्या करती है, ठंडी वस्तु की ओर जाने स्टार्ट कर देती है, अपना टेम्परेचर ठंडी वस्तु को देना स्टार्ट कर देती है, और ठंडा टेम्परेचर किसको देना प्रदान कर देती है, गर्म को। मतलब यही है, यदि विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं को एक जगह मिलाकर रख दिया जाए तो उसमें तापांतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। और इस अवस्था में गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा या ऊर्जा, ऊष्मा बराबर होगी ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। फिर से अगर कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बिल्कुल सिंपल सा है, वो यही कहता है कि अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर की वस्तुओं को एक जगह रख दिया जाए तो तापांतर के कारण उनमें ऊष्मा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो तब तक होता रहता है जब तक दोनों के तापमान बराबर ना हो जाए। मतलब एक देसी एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये गर्म है, और ये मार्कर है, ये वस्तु है, यानी कि ये हमारी ठंडी है। आप इन्हें दोनों को पास पास रख दोगे तो इनमें क्या होगा, हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक होगा, जब तक ये इतनी गर्म ना हो जाए और ये ठंडी वाली चाहेगी ये इतनी ठंडी ना हो जाए, यानी कि दोनों बराबर गर्म या बराबर ठंडी हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। और इस अवस्था में क्या होता है, गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। सिंपल, क्योंकि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा तापांतर के प्रभावित होती है। ठीक है, आगे समझ में बड़ा सिंपल सा था कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। अब अगर हम बात करें गुप्त ऊष्मा की, तो गुप्त ऊष्मा का टॉपिक क्या है, यानी कि एल से प्रेजेंट करते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा बर्फ का पिघलना, बर्फ को आपने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही वायु में रख दिया है तो पिघल जाता है। तो गुप्त तरीके से उसकी ऊष्मा क्या हो जाती है, या तो ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा। और ये दो प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। पहले हम बात करेंगे गुप्त ऊष्मा की। गुप्त ऊष्मा को एल से प्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका Q = mL, और यहाँ पर जो L है वो गुप्त ऊष्मा है, तो आप L की वैल्यू निकाल लें। L = बन जाएगा Q/m, वेयर जहां पर m जो है वो तो ऊष्मा होगी, ऊष्मा या ऊर्जा, और जो m है वो आपके पास होता है द्रव्यमान। परिभाषा बना लो क्या, या तो ऐसे बना लो, किसी वस्तु की ऊष्मा और द्रव्यमान के अनुपात को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। या अदरवाइज हमारे पास एक तरीका है बनाने का, वो क्या है, इफ यदि m = 1 ग्राम, m = 1 ग्राम, देन तब L = बन जाएगा Q। इट मीन्स किसी पदार्थ के 1 ग्राम की अवस्था परिवर्तन के लिए, क्योंकि गुप्त ऊष्मा हमेशा अवस्था परिवर्तन में जो होती है। भाई बर्फ था, बर्फ का क्या बन गया, पानी बन गया था। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा दी जाती है या ली जाती है वही हमारी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको क्या करना है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम की अवस्था परिवर्तन यानी कि उसकी अवस्था बदलने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, परिभाषा बना लोगे। अगर हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक आप यहां से बहुत आराम से निकाल लेते हो। L = Q/m, Q का क्या होता है, कैलोरी, और m का क्या हो गया, ग्राम। या हम दूसरा मात्रक निकाल लें, Q का क्या होता है, जूल, और m का किलोग्राम। तो जूल/किलोग्राम। विमा सूत्र की बात कर लो। विमा L = Q/m, Q की क्या होती है, mL2 D-2,
और m की क्या होती है m, m से m कैंसिल, तो आपके पास बन जाएगा L2T माइनस, ये आ गया इसका भी मैं सूत्र, ठीक है, L2T माइनस 2। आगे बात समझ में, गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा वही है यार, किसी भी द्रव्यमान के, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम को बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त तरीके से मिलती है, वो वातावरण से ली जाए या आपके द्वारा दी जाए। गुप्त ऊष्मा हमारे पास 2 प्रकार की होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? अगर हम बात करें गुप्त ऊष्मा की 2 प्रकार की, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम को गलने के लिए, गलन की ऊष्मा क्या होगी? गलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और वाष्पन क्या होता है? उबलना। तो वो क्या होगा? किसी पदार्थ के 1 ग्राम के वाष्प में परिवर्तन होने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। फिर से अगर हम बात करें तो पहले गुप्त ऊष्मा समझ लिया आपने, गुप्त ऊष्मा के बाद क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? किसी पदार्थ के 1 ग्राम को, किसी पदार्थ के 1 ग्राम को गलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और अगर हम बात करें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम के वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, ऊष्मा 2 प्रकार की हुई। अब यहाँ जो जल है, जल बहुत बड़ा मायने रखता है। जल, अगर हम बात करें जल की, तो जल की जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है जल की, वो होती है 80 कैलोरी बटे ग्राम। और अगर हम बात करें वाष्पन की, वो होती है 536 कैलोरी बटे ग्राम। सही है? देखो मतलब हमारे पास क्वेश्चन है कि उबलते जल की, देखो समझेंगे आप, उबलते जल की अपेक्षा उसी ताप की वाष्प से जलना अधिक कष्टप्रद होता है। इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास सेम टेम्परेचर का तो जल हो उबलता हुआ, खोलता हुआ, और उसी सेम टेम्परेचर की हो वाष्प जल की, तो अगर आप भाप यानी कि वाष्प जो होती है, भाप जो होती है, अगर आप सेम टेम्परेचर की भाप से जलोगे, आपको जलना नहीं है, पहले जल के देखने लगो, अगर सेम टेम्परेचर की वाष्प से जलोगे आप, तो उबलते जल की अपेक्षा ज्यादा दर्द होता है। यानी कि आपके जो वाष्प होती है, वाष्प से अगर आप फूकते हो तो उबलते जल की अपेक्षा वाष्प से जलना क्या है? बहुत ज्यादा अधिक कष्टप्रद होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो रीजन क्या है? सुनो, उबलते जल की अपेक्षा, भाई साहब एक बात बताओ, जो जल है बर्फ से जल बना होगा। जब बर्फ से जल बना है, समझना, तो बर्फ से जब जल बना था तो गल क्या बना था? बर्फ के गलने से जल बना। और 1 ग्राम के गलने पे कितनी ऊष्मा चाहिए थी? 80। इट मीन्स अगर हम उबलते जल की बात करें, वो द्रव है, गल के बना हुआ है, तो 80 कैलोरी बटे ग्राम ऊष्मा है उसमें। 80 कैलोरी बटे ग्राम ऊष्मा है 1 ग्राम में। और जबकि अगर हम वाष्प की बात करें, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536। यानी कि वो जब वाष्प बन रहा होगा, जब 1 ग्राम में कितनी ऊष्मा लेके पहुंच रहा होगा? 536 कैलोरी बटे ग्राम ऊष्मा। देखो, इट मीन्स एक तो ले रहा 80 कैलोरी बटे ग्राम, और एक क्या ले रहा? 536 कैलोरी बटे ग्राम। तो आप ऐसा समझ सकते हो, एक तो था 80 हेक्टे मार रहा, एक मार रहा 536, तो छोड़ रहा है तुम्हें, तो ज्यादा दर्द कौन करेगा? 536 वाला ही करेगा। सही है? मतलब सिंपल बात है, अगर आप उबलते जल की अपेक्षा वाष्प से जलते हो तो इसलिए आपको अधिक कष्टप्रद होता है, क्योंकि उबलते जल की जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी बटे ग्राम होती है, जबकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 536। तो 536 बहुत ज्यादा कैलोरी है, और इतनी कैलोरी हमारा शरीर एकदम सहन नहीं कर पाता, तो इसलिए हमें ज्यादा कष्ट होता है। ठीक है, दूसरा हम ये देख सकते हैं कि ओला गिरते समय उतनी ठंड का अनुभव नहीं होता जितनी ठंड उसके पिघलने पर होती है। एक बात बताओ, जब ओला गिरा है, ओला गिर गया कोई दिक्कत नहीं, ओला गिरा ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर गिर गया होगा ओला, लेकिन जब वो पिघलेगा तो प्रति ग्राम पिघलने के लिए, पिघलना यानी कि गलना, पिघलने के लिए क्या लेगा वो? 1 ग्राम पे 80 कैलोरी ऊष्मा किससे लेगा? वातावरण से। भाई कहां से लेगा? टेम्परेचर से। 1 ग्राम ओले को पिघलने के लिए
80 कैलोरी उष्मा वातावरण से लेनी पड़ती है। अब जब इतने ग्राम ओले गिरे हुए हैं वातावरण से वो उष्मा लेगा तो वातावरण की उष्मा खत्म होगी कि नहीं होगी। अब जब वातावरण की उष्मा खत्म होगी पिघलने के लिए ये क्या होगी, वातावरण की उष्मा खत्म होती जा रही तो वातावरण क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा क्योंकि हीट उसकी खत्म होती जाएगी। और जब वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें क्या होता है, ठंड का अनुभव होने लगता है। इसीलिए जब ओला गिरता है तब ठंड नहीं लगती, लेकिन जब बारिश पड़ने के बाद ओला गलना स्टार्ट हो जाता है तब ठंड लगती है। ठंड लग रही सर। तो वो रीजन यही है कि आपके पास क्या है कि आपके पास 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 1 ग्राम गलने के लिए 80 कैलोरी लेता है ओला। तो देखो कितना ज्यादा ओला पड़ता है और वो कितनी उष्मा टेम्परेचर से वातावरण से दे रहा है। तो इसलिए टेम्परेचर जो होता है मतलब हमारा वातावरण जो होता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन हो गया तो हमें ठंड का अनुभव लगता है। बस सर्दियों में ठंड क्यों लगती है, क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है इसलिए ठंड लगती है। गर्मी में गर्मी क्यों लगती है, वातावरण का टेम्परेचर जो है वो गर्म हो जाता है इसलिए गर्मी लगती है। सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जा रहा है कि अगर आप कभी कभी पूछने को आ जाता है कि जो समुद्र के आसपास का किनारा है जैसे कि मुंबई हो गया या गोवा बीच सुना ही होगा, है ना, तो वहां पर जो मौसम रहता है मोस्टली एक जैसा रहता है दिन में। अगर मान लो आप गर्मी ले लो, सर्दी में अगर मैं बात करूं सर्दी की, तो मौसम दिन जो है वो लगभग एक जैसे रह रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि सर सुबह तो सर्दी थी, दोपहर को क्या होगी, बड़ी गर्मी सी लग रही थी, कपड़े भी काटने को तैयार हो गए जर्सी वगैरह, शाम को फिर सर्दी होगी। लेकिन जो समुद्र के आसपास का जो वातावरण होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है। रीजन है क्यों भाई, समुद्र के आसपास का वातावरण एक जैसा इसलिए होता है, समुद्र है, समुद्र में क्या भरा हुआ है, पानी, और पानी की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक थी 1 कैलोरी बटे ग्राम सेल्सियस। अब जब वो अगर मान लो धूप निकलनी स्टार्ट हुई है तो उसकी विशेष उष्मा कितनी है, 1। गर्म होने के लिए क्या चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा उष्मा चाहिए, होती रही कोई दिक्कत नहीं, इतनी उष्मा हम दे नहीं पाते कि वो ज्यादा हीट हो जाए, थोड़ा बहुत हीट हो जाता है बस। फिर शाम के टाइम वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाए। अब ठंडा एकदम थोड़ा ही हो जाएगा। सबसे अधिक गर्म विशेष उष्मा किसकी है, सबसे अधिक विशेष उष्मा किसकी है, जल की। और अगर हम बात करें जल, तो जल क्या है, जब रात को पिघलता है यानी कि रात को जब ठंडा होगा तो 1 कैलोरी उष्मा लेगा, सबसे अधिक 1 कैलोरी उष्मा लेता है। तो इसलिए क्या होता है, हमारे जो वातावरण है मतलब समुद्र के आसपास का वो एक जैसा इसलिए होता है क्योंकि जल की भी उष्मा ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, तो उसे धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ठीक है भाई, इस चैप्टर में इतना ही है, थ्योरेटिकल इसमें पूरी होगी, बाकी और कुछ इसमें है नहीं है।